यह है जालिम शहजादी का छठा और आखिरी हिस्सा। शहजादा ये जानने के लिए बेचैन था कि गुल ने सनोबर शाह के साथ क्या किया था, जिनकी वजह से उसे बेड़ियों में रखा गया था। जब शहजादे ने जोर दिया तो सनोबर शाह ने बताया कि यात्री, जरा ध्यान से सुनो और गुल की बेवफाई की कहानी कान लगाकर सुनो। एक रात यह तय हुआ कि मैं हवा में सो रहा था और यह परजीवी, जिसका नाम गुल है, मेरे साथ सीना सीना सटकर सो रही थी। खुदा की मर्जी से मेरी नींद अचानक खुल गई और मेरी आंखें भी खुल गई। मैंने देखा कि उसके हाथ पांव बर्फ से ज्यादा ठंडे थे। मेरे दिल में यह डर आया कि शायद किसी बीमारी के कारण गुल के हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। तब मैंने पूछा, क्या बात है, तेरा बदन इतना ठंडा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? वो बोली कि मैं शौच के लिए बाहर गई थी और पानी के कारण हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। मैं चुप हो गया और उसकी बात सच मान ली। कई दिनों के बाद उसने फिर वही हरकत की। जब मैंने जांच की तो उसने वही जवाब दिया कि वो शौच के लिए बाहर गई थी और पानी के कारण हाथ पांव ठंडे हो गए थे। जब मैंने विचार किया तो यात्री, उस रात मेरे मन में उसके प्रति ये बुरा शक पैदा हुआ कि ये रात को किसी के पास जाती है। मगर ये राज मैंने किसी रत्न की तरह अपने दिल में छुपाए रखा और अपनी जुबान पर ताला लगा दिया। मैं इस बात की तहकीक में लग गया कि अगर ये बात सच साबित नहीं हुई तो बेवजह हंसी होगी और बदनामी भी होगी। यात्री, पहले मैं जांच के लिए घोड़ों के अस्तबल में गया। मैंने देखा कि मेरे सवारी के घोड़े, जो अपनी तेजी और फुर्ती के कारण हवा से बातें करते थे, बहुत दुबले और कमजोर हो गए थे। उनकी तो हड्डियां दिखने लगी थी, कुछ तो हिल भी नहीं सकते थे। तब अस्तबल के रखवालों ने, जो घोड़ों के जानकार थे, उनको डांटा फटकारा और गालियां दी, और कुछ को तो उनकी लापरवाही के कारण कड़ी सजा दी। तब उनमें से एक ने जान के डर से निवेदन किया, हे बादशाह, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो कुछ कहूं। मैंने कहा, तेरी जान बख्श दी, सच बता कि क्या मामला है? रखवाले ने कहा कि हर रोज बिना नागा बादशाह बेगम, जिनका नाम गुल है, अच्छे कपड़े पहनकर और गहने जेवर पहनकर खुद को तैयार करके अस्तबल में आती है और एक खास घोड़े पर सवार होकर अक्सर सैर के लिए चली जाती है। जब थोड़ी सी रात बाकी रह जाती है तो उस वक्त आकर घोड़े को अस्तबल में छोड़ती है और फिर वापस महल में चली जाती है। यात्री, जब यह मामला मैंने रखवाले की जुबानी सुना तो मैं हैरान रह गया और मैंने आदेश दिया कि आज एक और घोड़ा तैयार रखना। जब पूरी रात शुरू हो गई और चांद किसी दुल्हन की तरह आसमान पर चमकने लगा तो मैं कुछ खाना वगैरह खाकर बिस्तर पर लेट गया। ये भी मेरे पास सोई और बोली कि आज मेरी आंखों में नींद नहीं है और सो जाते हैं। मैं उसका ये इशारा समझकर जानने के बावजूद झूठ-मूठ सोया हुआ बन गया और फिर खराटे मारने लगा जैसे मैं गहरी नींद में हूं। थोड़ी सी रात बीतने के बाद उसने मुझ पर ध्यान दिया, मगर मैं होशियार रहा। मैंने नींद को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब इसने ये बात जान ली कि मैं सो गया हूं, तब ये अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर बिस्तर से उठी, दांतों में मंजन लगाया, आंखों में सुरमा लगाया और इत्र खुशबू से भरी पोशाक पहनकर और गहनों से सजी धजी होकर मस्तानी चाल चलती हुई वहां से निकली। तो मैं भी उसी दबे पाव उसके पीछे हो लिया। ये अस्तबल में पहुंची और तैयार घोड़े पर सवार होकर हवा की तरह एक तरफ रवाना हो गई। मैंने भी दूसरे घोड़े पर सवार होने का इरादा किया, लेकिन मन में ये डर आया कि कहीं मेरे घोड़े की आहट गुल के कान में पड़ जाए और ये फौरन होशियार हो जाए और इस तरह मेरा मकसद अधूरा रह जाए। लाचार, मैं किसी रक्षक की तरह हिम्मत बांधकर, चुस्त और चालाक होकर तेजी से उसके घोड़े के पीछे दौड़ता गिरता पड़ता चल दिया। ये कुत्ता जो तुम देख रहे हो, जिसके गले में बहुत कीमती सोने से जड़ा हुआ पट्टा है, मेरे पीछे पीछे चला था। चलते चलते गुल एक मकान में पहुंची जहां हबशी रहते थे। जब वो उस मकान के पास पहुंची, घोड़े पर से उतरकर हबशियों के घर में गई। हबशियों ने उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया और कोड़ों से उसे इतना मारा कि उसकी पीठ,
पसलियां और हड्डियां चूर चूर हो गई। यात्री, मैं दूर खड़ा ये माजरा देख रहा था और मैं समझा कि शायद गुल अपनी जान से गई, मर गई है, क्योंकि इस मामले में मैंने इसको कभी भूल से भी जोर से मारा नहीं था, क्योंकि हबशियों की ये तलवार से एक थी। इस काफिर ने गिड़गिड़ाने की बजाय उनके पैर चूमने लगी और मिन्नतें करने लगी। आखिर हबशियों ने पूछा कि आज देर होने का क्या कारण है। ये अदब से बोली कि आज बादशाह सोया हुआ था, लेकिन बहुत देर तक जागता रहा, इसलिए आने में मुझे कुछ देर हो गई, कुछ वक्त लग गया, नहीं तो मैं अब तक कब की आ गई होती और तुम्हारे मिलन से सुख हासिल किया होता। अब उम्मीद करती हूं कि मेरी इस कमी को माफ करो, मुझे माफ करो। यात्री, मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा, हे भगवान, मैंने तो उसे कभी भूल से भी नहीं मारा, तो इसने ऐसी मार, ऐसी जबरदस्त मार किस तरह बर्दाश्त की जो हड्डियों तक को तोड़ डाले, जो जिस्म को चूर चूर कर डाले। आखिरकार जंगी उसका हाथ पकड़कर मकान में ले गए और उसके साथ मौज मस्ती में मशगूल हो गए। इस हालत को देखते ही गुस्से के मारे मेरा कलेजा फटने लगा और आंखों से आग निकलने लगी। मैं बेताब होकर उस बदतमीज भीड़ में चला गया। हबशियों ने मुझे देखते ही शहद की मक्खियों के झुंड की तरह मुझे घेर लिया। चूंकि मैं बहुत दिलेर और ताकतवर था और उनकी ताकत को ध्यान में नहीं लाया और उनके साथ लड़ने में मशगूल हो गया। जब उन्होंने देखा कि इस आदमी से लड़ना मुश्किल है, तो वे भाग गए और हार मानने लगे। ये हबशी, जिसका सिर तुम मेरे हाथ में रखा हुआ देखते हो, मेरे हाथ से पकड़ा गया। मैं चाहता था कि इसे बांधकर कैद कर लूं कि इसी बीच ये गुल, जो खामोश खड़ी थी, पीछे से दौड़कर आई और जोर से एक ऐसा धक्का दिया कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त ये हबशी मुझ पर हावी होकर मेरे सीने के ऊपर चढ़ बैठा और इस शैतान ने झट से अपनी कमर से एक खंजर निकालकर मुझे कत्ल करने के लिए किसी के हाथ में दे दिया और मारने का इशारा किया। ये देखकर मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा और मुश्किलों को हल करने वाले से पनाह मांगने लगा और अब चाहता था कि खंजर मेरे गले पर आए और एक ही जख्म से मेरा काम तमाम कर दे कि अचानक ये वफादार कुत्ता, जिसे तुम इस तरह देखते हो, पीछे से आकर इस हबशी को अपने नाखूनों से जख्मी किया और उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने फौरन काबू पाकर और नीचे से निकलकर जंगी का काम तमाम कर दिया। अब मैंने इसको कैद कर दिया और गुल को कैद करके अपने घर ले आया। 4 हबशी जो मेरी दहशत से भाग गए थे, उनमें से भी 3 को गिरफ्तार कर लिया। एक जंगी भागकर बादशाह की बेटी, जिसका नाम मेहर अंग्रेज है, उसके सिंहासन के नीचे छुपा रहा। यात्री, अब सारी कहानी खत्म हुई, तो तुम भी अपने वादे को पूरा करो। शहजादा बोला, हुजूर, मेरे कत्ल पर आपका पक्का इरादा है और मैं भी अपने वादे पर कायम हूं। मगर अब तक तमाम बातें साफ नहीं हुई। वो भागकर मेहर अंग्रेज के पास किस काम के लिए गया और उसको मेहर अंग्रेज ने सिंहासन के नीचे क्यों छुपाया है? पहले ये मामला मुझे बताइए, फिर मुझे शौक से कत्ल कर दीजिए, वरना बेवजह बेगुनाह का खून करना बेवजह गुनाह के साथ गिरफ्तार होना है। बादशाह सनोबर शाह मेहर अंग्रेज की हकीकत से वाकिफ नहीं था, इसलिए उसका कुछ भी हाल बयान न कर सका। यात्री के हुक्म से पीछे हट गया और बोला, हे यात्री, अफरीन है तेरी समझदारी और बहादुरी पर कि किस किस तरीके और चालाकी से तूने अपनी जान बचाई। किस्सा यह है कि जब शहजादा ऐसी ऐसी मुसीबतें उठाकर गुल और सनोबर की हकीकत से वाकिफ हुआ और अपनी जान भी बचा ली, बादशाह को ढेरों दुआएं दी और अल्लाह ताला के सामने शुक्र के सजदे किए। फिर कुछ दिनों तक सनोबर शाह के यहां रहा, उसका मेहमान रहा। फिर वहां से वतन वापसी का इरादा करके एक रोज जंगल में जाकर शिकार किया और उसी मुर्गी यानी बड़े परिंदे को, जो उसके पास था, आग में जलाया। वही दोस्त, जो उसका दोस्त था, फौरन हाजिर हुआ। शहजादे ने जानवरों को शिकार करके पहले की तरह छोड़ दिया, भोजन पानी का सामान मौजूद किया और फिर उसी परिंदे पर सवार होकर चारों जंगली जानवरों को पार करके चला। सिमरान ने बहुत खातिरदारी और मेहमानवाजी की।
कुछ दिनों तक सिमरान के पास ठहरकर वहां से विदा हुआ और हबशियों के किले में पहुंचा। उसकी लड़की को फौरन तमाम ऐशो आराम के सामान के साथ लेकर रवाना हुआ। फिर उस मैदान में जा पहुंचा जहां शेर से उसकी मुलाकात हुई थी, और नियम के मुताबिक उस शेर से भी मुलाकात हुई और कुछ रोज के बाद आगे रवाना हुआ। शहजादा मंजिलें तय करता हुआ जब जमीला बानो के मकान के करीब पहुंचा तो वो शहजादे के आने की खबर पाकर स्वागत के लिए बाहर निकली। बड़े प्यार से शहजादे को लेकर गले लगाया और मेहमान नवाजी की तमाम रस्में पूरी की। शहजादी ने अपने वादे के मुताबिक उसके साथ शादी की। कुछ दिन मौज मस्ती में व्यस्त रहा और फिर कुछ दिनों के बाद जमीला बानो को साथ लेकर लतीफा बानो के शहर की तरफ रवाना हुआ। कुछ दिनों में वहां जा पहुंचा और बाद में लतीफा बानो के पास जा पहुंचा। सोने चांदी से बने हुए सिंहासन लगवाए और बहादुर किस्म के नौजवानों को हुक्म दिया कि लतीफा बानो की हड्डियां कसकर जल्दी उसके सामने ले आए। वे लोग उसके हुक्म के मुताबिक वैसा ही अमल में लाए और लतीफा बानो की मुश्कें कसकर उसको शहजादे के सामने पेश किया। उस वक्त शहजादे के दिल में ये ख्याल आया कि इस नापाक औरत को उल्टा लटकाकर इसकी खाल में भूसा भर देना चाहिए या इसको कत्ल करके इसका मांस कुत्तों और चीलों को खिलाना चाहिए। लेकिन जमीला बानो ने, जो उसकी बहन थी, उसकी माफी चाही। शहजादे ने जमीला बानो की खातिर उस बड़े गुनाह को, जो उसकी बहन से हुए थे, माफ कर दिया और उसे जादू की ताकत से बांधने और बहुत अपमानित करने का हुक्म दिया। और जिन जानवरों और इंसानों को जादू के जोर से उसने हिरण बना दिया था, उनको कहा कि फौरन अपनी असली हालत में आओ। जब सब लोग अपनी असली सूरतें धारण कर चुके तो उन्हें शहजादे ने खाने पीने को और कपड़े देकर, अच्छी चीजें देकर रवाना किया। वे सब दुआएं देते हुए अपने अपने मुल्कों चले गए। कुछ दिनों के बाद शहजादा लतीफा बानो को वहीं छोड़कर आगे के लिए रवाना हुआ। एक महीने के सफर के बाद शाही बादशाह के किले में, जो मेहर अंग्रेज का बाप था, वहां जा पहुंचा और शहर के बाहर अपना सामान व्यवस्थित करके जमीला बानो वगैरह को वहीं छोड़ा और खुद जवाब के लिए मेहर अंग्रेज के मकान पर जाकर नगाड़ा बजाया। फौरन दरबारियों को खबर मिली और उन्होंने शहजादे को मेहर अंग्रेज के बाप के पास ले गए। शाही बादशाह ने पहले शहजादे को समझाया और कहा कि हे नौजवान, इस ख्याल से दूर रहो, क्यों बेवजह अपनी जान को खतरे में डालता है। कोई आज तक इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सका और अपनी जान नहीं बचा सका। शहजादे ने कहा, बादशाह, वह राज जो तेरी बेटी के दिल में है और जो सवाल लोगों से करती है, उसके सारे हालात को मैं जानता हूं। वो राज मुझे मालूम है और अब उसका जवाब देने के लिए मैं आया हूं। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द उसका ठीक ठीक जवाब दूंगा। जब यह खबर मेहर अंग्रेज को पहुंची तो उसने फौरन शहजादे को अपने पास बुलाया। शहजादे ने वहां जाकर पूछा कि मेहर अंग्रेज, तुम्हारा सवाल क्या है? तुम क्या सवाल पूछना चाहती हो? उसने कहा, हे शहजादे, मैं ये जानना चाहती हूं कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। शहजादे ने कहा, हे मेहर अंग्रेज, जो कुछ उसने किया उसका नतीजा बखूबी पाया। तुम भी उसी की तरह पछताओगी, उसी की तरह परेशान होगी। शायद इस जवाब से मेहर अंग्रेज के दिल में डर पैदा हो गया। वो जानबूझकर इस किस्से को सुनने के बहाने से बोली, हे शहजादे, जब तुम इस सारे किस्से का हर एक हिस्सा विस्तार से बयान करोगे, तब मैं ये फैसला करूंगी कि तुम सच कहते हो या नहीं। जब शहजादे ने देखा कि ये बेशर्मी और नादानी की चाल चलती है और अपनी इस गलती से बाज नहीं आती, तब कहा कि हे मेहर अंग्रेज, अगर तुम गुल और सनोबर की कहानी सुनने का इरादा रखती हो तो अपने बाप से कहो कि अपने तमाम साथियों और तमाम बड़ों के साथ यहां आकर मजे करें और मैं गुल और सनोबर की तमाम कहानी बयान करूंगा। मेहर अंग्रेज ने वैसा ही किया। सभा तैयार हो गई। मेहर अंग्रेज का बाप यानी शाही बादशाह सिंहासन पर विराजमान हुआ। शहजादे ने कहा कि हमारा बादशाह, अब भी खबरदार हो, क्योंकि जब मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा तो फिर मेरा तुझ पर पूरा पूरा अधिकार बढ़ जाएगा
और जो चाहूंगा सो करूंगा। मेहर अंग्रेज ने बादशाह के सामने बेशर्मी से वो भी कबूल और मंजूर किया और बादशाह ने भी स्वीकृति दी। तब शहजादे ने कहा कि इस सभा में मौजूद लोगों, इस सवाल की हकीकत से आज तक कोई वाकिफ नहीं हो सका। आसमानी पर्दे की तरह किसी पर यह राज उजागर नहीं हुआ, मगर अब मैं इसे बयान करता हूं। मगर पहले शहजादी मेहर अंग्रेज से पूछिए कि इसने उसकी हकीकत किससे सुनी कि जिसकी पुष्टि के लिए ये खुदा के बंदों को परेशान करती फिरती है। सभा में मौजूद लोगों ने हैरान होकर मेहर अंग्रेज से पूछा, मगर वहां से जवाब देने के सिवा कोई चारा न था। शहजादे ने कहा, मैं गुल सनोबर की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, मगर इसके सच्चा होने का तुझे किस तरह मालूम होगा? इसलिए जरूरी यह है कि जिससे तूने गुल और सनोबर का मामला सुना है उसको साथ लेकर, ताकि मेरे सच बात पर वो गवाही दे सके। मेहर अंग्रेज पहले झूठी मूठी बातें करती रही। शहजादा जब गवाह की मांग पर बहुत ज्यादा जोर देने लगा तो मेहर अंग्रेज लाचार और शर्मिंदा होकर बोली, मैंने किसी यात्री से ये किस्सा सुना था, अब मैं उस यात्री को कहां से लाऊं जो हजारों कोस दूर हो? तब शहजादे ने कहा कि तुमने बिना सोचे समझे कहा कि अगर मैं अभी उस यात्री को हाजिर कर दूं जिसने तुमको ये किस्सा सुनाया था तो फिर क्या होगा? मेहर अंग्रेज बोली, फिर तो बेहतर है। उसी वक्त शहजादे ने बादशाह का हाथ पकड़ा और मेहर अंग्रेज के सिंहासन के पास ले गया और सेवकों को हुक्म दिया कि इस सिंहासन को यहां से उठाओ। उसके हुक्म के मुताबिक सिंहासन उठाया गया। वहीं मेहर अंग्रेज के उस राज का पर्दा गिरकर चूर चूर हो गया, यानी सिंहासन के नीचे से वो हबशी जिसे छुपाकर रखा गया था दिखाई दिया। शहजादे ने फौरन उस हबशी को गिरफ्तार किया। बादशाह इस तमाशे को देखने से बदहवास होकर हैरान रह गया। सभा में मौजूद सब लोग सिर झुकाए थे। मेहर अंग्रेज उस वक्त बेशर्मी से यही कहती रही कि शहजादे ने बदला लिया। गुल ने सनोबर के साथ क्या किया? शहजादे ने कहा, अफसोस है तुम्हारे सवाल पर। अजीब है ये किस तरह की औरत हो। अब तक तुम्हें शर्म नहीं आई और इस मामले को बार बार मुझसे पूछती हो। आखिरकार शहजादे ने उस हबशी को सभा में लाकर बिठाया और फिर गुल और सनोबर की हकीकत शुरू से लेकर आखिर तक और अपने पहुंचने की सब कहानी बयान करनी शुरू की। हर एक सवाल पर उस जंगी यानी हबशी की हाँ में हाँ थी। जब शहजादे ने ये तमाम किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिया, तब जंगी ने कहा, शहजादे, जो कुछ तुमने कहा वो सब सही और ठीक है, और सिवा तुम्हारे किसी दूसरे की ताकत नहीं थी कि ये सवाल मालूम कर सकता था। शाही बादशाह और सभा में मौजूद लोग शहजादे की हिम्मत पर तारीफ करने लगे, उसे सराहने लगे। शहजादा भी बादशाह की मेहरबानी अपने हाल पर पाकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने बेशुमार दौलत देकर मेहर अंग्रेज को शहजादे के हवाले कर दिया। शहजादा कुछ दिनों तक शाही बादशाह के पास रहकर आराम से रहा और उसी के रस्मो रिवाज सीखे, और फिर शाही बादशाह से विदा लेकर अपने वतन रवाना हुआ और खुदा की कृपा से हबशी की बेटी जमीला बानो और मेहर अंग्रेज के साथ अपने शहर में दाखिल हुआ। जब उसके आने का हाल उसके बाप शमशाद लाल पोश को पहुंचा तो वो जो बेचारा आराम से निढाल था एकदम खुश हो गया। उसकी जुदाई में रो रो कर आंखों को झरने बना लिया था और बदन में इतनी कमजोरी थी कि बस सांस ही अटकी हुई थी। इस खुशखबरी के सुनते ही शमशाद लाल पोश ने दोबारा जिंदगी पाई। सारे शहर में खुशी की धूम मच गई और घर घर बधाई दी जाने लगी। बादशाह ने इस खुशी में इतनी खर्च की कि कंगाल मालामाल हो गए और भिखारी अमीर बन गए। शहजादा बादशाह की सेवा में हाजिर हुआ। बादशाह ने अपनी बुढ़ापे की कमजोरी के बावजूद, जो शहजादे की जुदाई में बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, जोश में भरकर डगमगाते हुए दौड़कर शहजादे को अपनी छाती से लगा लिया। देर तक उसके मुंह और हाथ चूमता रहा। गले मिलकर जोर जोर से बहुत रोया। शहजादा भी पैर छूकर अदब से बहुत ही तसल्लियां देता रहा। हर तरह से बादशाह को कम रोने से रोका।
इतना ज्यादा रोने की वजह से बादशाह को आंखों की बीमारी हो गई थी। उसकी नजर कमजोर हो गई थी। शहजादे ने जो सुरमा हासिल किया था उसे बादशाह की आंखों में लगाया। उसके लगाने से बादशाह की आंखें रोशन हो गई और रोशनी हासिल हुई। सच तो यह है कि शहजादा ही केवल परिवार का वो चिराग था जिसका दीदार सुरमा से भी बड़ा था। इस वजह से शहजादा फौरन सिंहासन पर बैठा तो कुछ अजीब नहीं था। शहजादे ने अपने बाप को तमाम हकीकत बयान की, शिकार करने की, सिमरन के जरिए हासिल करने की, उस हबशी की बेटी का, जमीला बानो की मोहब्बत, मेहर अंग्रेज को शर्मिंदा करना और हल पाना, लतीफा बानो के जादू से सब कुछ विस्तार से बयान किया। बादशाह ने उसकी हिम्मत और बहादुरी पर उसकी तारीफें की और दुआएं दी। शहजादे ने मेहर अंग्रेज के हाथ पांव बंधवाकर उसे बादशाह के सामने पेश किया और निवेदन किया कि पिताजी, इस खतरनाक औरत ने आपके तमाम बेटों को मार डाला और मैं इसको बड़ी मेहनत और मुश्किल से काबू करके आपके सामने लाया हूं। अब जो कुछ आपकी मर्जी हो वो हुक्म फरमाइए। बादशाह ने अपने दिल में ख्याल किया कि शहजादा इस लड़की के प्यार में पड़ा है जिसके लिए इतनी मेहनत और मुश्किल खींचकर इसको यहां तक लाया है। अब अगर मैं इसको मारने का हुक्म दे दूं तो शायद शहजादा बहुत ज्यादा उदास और दुखी हो जाएगा। और यह भी कि किसी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शहजादा मेहर अंग्रेज को सजा देना दूरदर्शिता से बेहतर समझा। ये सोचकर शहजादे से कहा कि शहजादे, ये लड़की तेरी है, इस पर तुझे प्यार है, जो चाहे सो कर। शहजादे ने 4 घोड़े अस्तबल से मंगवाए और उनके पांवों के नीचे हबशी को, जिसे बांधकर जमीन पर लिटाया था, कोड़े लगाना शुरू किए, यहां तक कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और घोड़े के टापों से हाथ पांव उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मेहर अंग्रेज हबशी की इस हालत को देखकर सहम गई और आंसू बहाने लगी और दिल में कहने लगी कि कहीं शहजादा उसे भी इसी हाल में न पहुंचा दे। वो लाचार होकर बोली कि शहजादे, जो शख्स तुझे बहुत मेहनत और मुश्किल से एक कीमती रत्न की तरह हासिल हुआ है, उसे हिफाजत से रख और उसकी इज्जत कर। जो कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं उनको मैं खुदा की मर्जी समझना चाहिए, और जो भाई आपके या और दूसरे रिश्तेदार जो मेरी वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, उनकी तकदीर में कुदरत ने ऐसा ही लिखा था। मेरी किस्मत तेरे साथ जुड़ी थी। अगर ऐसा ना होता तो इस मकान तक तुम क्यों पहुंचते, और किसी की क्या ताकत थी जो इस सारे मामले को दबाकर उस जंगी को सिंहासन के नीचे से निकालता और मेरा हाथ पकड़ लेता। आज तक मेरी जवानी के फल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। मेरे होठों की मिठास का मजा किसी ने आज तक नहीं देखा। मैंने अपने आप को आज तक किसी इंसान को नहीं सौंपा। इस बात की जांच शहजादे तुम जिस तरह चाहे कर ले। अगर तुम मुझ पर शक करता है तो जान लो कि मैंने अपने आप को हमेशा संभाल कर रखा है। मेरे पास हालांकि सबूत नहीं। जो कुछ तुम मेरे बारे में सोचते हो वो गलत है। मैंने अपनी इज्जत और नाम हमेशा संभाल कर रखा है। शहजादे ने इस बात को समझा और मेहर अंग्रेज का डर भी उसे मालूम हुआ, मगर उसकी बात करने का तरीका, उसकी समझदारी और सलीके से बहुत खुश हुआ और एक दिन बहुत अच्छी घड़ी देखकर उसके साथ अकेले शादी की और बाकी उम्र अपनी पत्नी के साथ खुशहाली में बिताई।